जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन एंड विद मेजर जनरल अश्विनी स्वैत जी। सर जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद सुमित। सर खुशखबरी पर खुशखबरी आ रही है पाकिस्तान से। भी ऐसा लगता है कि वहां पर 1971 वाली सिचुएशन हो गई है। और जैसे हमने 71 में बांग्लादेश बनता हुआ देखा, हमें लगता है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं या फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी भविष्यवाणी या अमित शाह जी की भविष्यवाणी की पीओके अपने आप ही हमारे पास आ जाएगा, वो सच होती दिखती है। सर जो डेवलपमेंट्स हैं, आप तो इतने साल आपने काम किया है, जेएनके में आपने सर्व किया है, वहां की जो सिचुएशन है आज की डेट पे, आप कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, वाकई हालात बहुत खराब हो गए हैं पीओजे के गिलगित पाकिस्तान में। और कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है जो कि मार्च 1970 में पाकिस्तान के जो ईस्टर्न पाकिस्तान में था, और उसके बाद ईस्टर्न पाकिस्तान में इन्होंने उसको दबाने की कोशिश की और ये बताया कि कुछ नहीं हो रहा बांग्लादेश के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान में। और फिर वो मुक्ति बहानी, आपको पता है कि उसने कार्रवाई स्टार्ट की, और जो एट्रोसिटीज पाकिस्तान की आर्मी ने उस टाइम की थी, 1 करोड़ के करीब लोग भारत में आए थे, 5 लाख के करीब लोगों का, औरतों का रेप हुआ था, 15 से 20 लोग मारे भी गए थे। तो बहुत बुरी हालात हुई थी, और मुझे लगता है कि कुछ इसी तरीके से स्टार्ट हुआ था जो अब पीओजेके में स्टार्ट हुआ, क्योंकि वहां पर भी पहले पाकिस्तान की आर्मी कहती रही कि हम कुछ नहीं हो रहा, हम सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और कुछ ऐसा ही अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है पीओके में और गिलगित पाकिस्तान। मगर सच्चाई कुछ और है। आज की तारीख में मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, इसमें कोई शक नहीं कि पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा रहेगा, और भारत का हिस्सा आने वाले समय में ऑफिशियली और लीगली भी है ही, और वो असली ग्राउंड पे गुजरा। देखो सच्चाई क्या, 1994 रेजोल्यूशन पास है कि ये भारत का हिस्सा है, और ये इसलिए 26 सीटें असेंबली की खाली छोड़ी जाती हैं। अब बात हो रही है कि ये जो अब तूफान चला है वो इंटरनल है, वो लोगों में जो आक्रोश पैदा हुआ है वो भारत ने नहीं, वो वहां से हुआ है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपने लोगों को पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में झूठ बोलता रहा, और वो ये बोलता रहा कि भी भारत की तरफ जो जम्मू कश्मीर है वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन है, लोगों बहुत परेशान हैं। जब से आर्टिकल 317 और 35 से एब्रोगेट हुआ, तब वो सोशल मीडिया और एक्टिव हो गया, तो उनको पता चला कि वहां तो बहुत बड़ा अमन शांति है, वहां तो डेवलपमेंट है, वहां तो रिकॉर्ड टूरिज्म है। और भारत का जम्मू और कश्मीर तो 70 से 75 साल बहुत आगे निकल गए पीओजे के से। यहाँ पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ग्राउंड लेवल पे डेमोक्रेसी के इलेक्शन हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन आए हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और डिग्री कॉलेज जो हैं वो बहुत ज्यादा बन गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए हैं। और उसके बाद रेलवे लाइन जो बनी है आपकी जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से अनंतनाग, फिर श्रीनगर टू बारामूला, जिसके अंदर हाईएस्ट ब्रिज है एक प्रकार वर्ल्ड का। तो ये सच्चाई है कि अब उनको पता चला आतंकवाद का सफाया हो गया। ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जो पिट्ठू पाकिस्तान भेजता था, उनको भी अब एक प्रकार कंट्रोल में ले लिया। पत्थरबाजी की कोई घटनाएं नहीं होती, स्कूल बंद नहीं होते, स्ट्राइक होती नहीं है, रेडिकलाइजेशन साउथ कश्मीर में ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और पाकिस्तान की हालात खराब हैं, वहां पर साला खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। पीओजे के में स्पेशली पाकिस्तान की इकोनॉमी कंडीशन खराब है, मगर पीओजे की बहुत ज्यादा खराब है। उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, आटा दाल की जो कीमत है 400 रुपए पर केजी है, और उसके बाद जो आपका चाहिए ना पानी है ना बिजली आती नहीं है, बिल बहुत बड़े बड़े आते हैं। तो इन्होंने अब एक प्रकार वादा कर लिया कि 11 मई से इन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ हमने अभी चलना है, और उसके बाद मार्च करना है, और हर जगह सड़कों पे आ गए। तो ये मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगर और ददनियाल और मंगला और झेलम, यहाँ पर लोग अब मुजफ्फराबाद की तरफ चल रहे हैं, सड़कों पे आ गए हैं, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही नहीं, सच्चाई यह है कि इनका मुद्दा क्या है। ये कहते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा है पीओजे के। यहाँ पर कॉपर जिंक बहुत होता है, गैस होती है, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद चीन भी एक्सप्लॉइट करने लगा है,
शिंगजांग से जो ये जोड़ रहे हैं, ग्वादार तक जो रोड बनी है, उसके बाद चीनी ही टेक्नीशियन इंजीनियर आए हैं, उसके अगेंस्ट भी आक्रोश है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आक्रोश है कि मंगला डैम के अंदर जो बिजली बनती है वो 74% है जो डोमेस्टिक इस्तेमाल होती है पूरे पाकिस्तान में, मगर वो पहले यहाँ से 2 रुपए के करीब उसका पर यूनिट उसका खर्चा आता है, वो पंजाब में जाती है और उनको सस्ती मिलती है, ये वापस आती है पीओजेके में और इनको 60 रुपए पर यूनिट मिलती है। बिजली बनती है आपकी पीओजेके में और पीओजेके को ही इतनी महंगी मिल गई, तो कहते हैं हमारे रिसोर्सेज हमको तो मिलना चाहिए। और इसी प्रकार से दूसरा हेडो प्रोजेक्ट है जो कि नीलम झेलम है, उसमें भी यही। अब कहीं सुनने में आया है, उसका काउंटर जवाब दिया जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है कि जहां बिजली पैदा होती है उसके प्रोविंस को फायदा मिलेगा, वो कहते हैं पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान तो प्रोविंस है ही नहीं पाकिस्तान का, तो उसको वो मिलेगी नहीं सब्सिडी। देखो ये हालात अब पता लग रही है इनको कि कैसे इनको मूर्ख बनाया गया। तो सच्चाई ये है, आज की तारीख में आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं ये, वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा सेक्शन भी है, काफी बड़ा सेक्शन है जो पाकिस्तान पीओजेके में, वो कह रहे हैं कि भाई हम भारत का हिस्सा था, हम भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता लग गया पाकिस्तान को तो उनको मूर्ख बनाता रहा, भारत बहुत आगे निकल गया। तो ये भी बात हो रही है, तो ये सच्चाई है। अब इन्होंने क्या किया, जब 11 मई को ये स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान ने सोचा जो पीओजेके की पुलिस है वो तो मुखबरी कर सकती है, वो हो सकता है कि एंड टाइम में ना करे, तो इन्होंने एफसी जो है इनकी फील्ड कंस्टेबलरी उसको बुलाया और पंजाब पुलिस कंस्टेबलरी को बुलाया और उसको कंट्रोल करने की उन्होंने डंडाबाजी चलाया, आंसू गैस चलाई, लोगों से बदतमीजी की और उसके बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी। और फिर उन्होंने जो एक प्रकार से रेंजर्स को बुला और सुनने में ये आया कम से कम 15-20 लोग जान खो बैठे हैं। और ददनियाल में जो लड़कियों के ऊपर आंसू गैस छोड़ी गई थी उसमें 2 लड़कियों भी कैजुअलिटी हो चुकी हैं जो फेटल कैजुअलिटी हैं। और अब जो लोग हैं वो रुकने वाले नहीं, वो कहते हैं आर पार की लड़ाई डू और डाई है। और मुझे लगता है जैसा कुछ हुआ था मार्च 1970 में बांग्लादेश में, वैसा ही कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है। और अब जो लोग हैं वो नहीं, अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट हिल गई है। अब वो क्या कर रही है, जब इनको पता था, ये बोल रहे थे इनको 1 साल से ना पे या पेंशन मिली है पीओजेके में और यहाँ पर सब्सिडी नहीं है। ये कहते हैं कि जो हमारे को आटा दाल की एक प्रकार से कोटा मिलता था वो भी कट कर दिया और उसके बाद बिजली आती नहीं और बिजली के जो बिल है बहुत बड़े हैं, पानी है नहीं। दूसरा इनका एक और क्या किया सुमित, इनकी जो मुजफ्फराबाद में से जो के अंदर जो मेन रिवर आ रही है एक पीओजेके में, वो कृष्ण गंगा है, जो कि भारत में उसको कृष्ण गंगा बोलते हैं और पाकिस्तान में उसको नीलम नदी बोलते हैं। उसका जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया, वो सारा पानी डाइवर्ट पंजाब की तरफ कर दिया। तो पानी भी की दिक्कत है, पानी की दिक्कत, बिजली की दिक्कत, खाने पीने की दिक्कत और रेट जो है इतने हाई हो गए हैं आटा दाल के, और पे और पेंशन 1 साल से नहीं मिली। तो आप देखें कि लोग कितने परेशान हैं और इसी परेशान को मद्देनजर रखते हुए अब उन्होंने ठान लिया है ये आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब इसको उन्होंने किया क्या है कि रेंजर्स का इस्तेमाल किया, रेंजर्स ने एक प्रकार से फोर्स का इस्तेमाल किया, उसमें कैजुअलिटीज हो गई हैं। अब लोगों में और भी आक्रोश आ गया है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट घबरा गई है, वो अब इनको कह रही है कि हम एक रिलीफ पैकेज देंगे 23 मिलियन रुपीस का, और वो मगर लोग मानने वाले नहीं है। लोग कह रहे हैं ये जो लॉलीपॉप पहले भी बहुत पाकिस्तान कर चुका है, कहता कंगाल देश है जिसके पास पैसा खुद नहीं, वो हमको क्या देगा। तो ये सच्चाई है सुमित, ये एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गई कि ये आर पार की लड़ाई। सर एक चीज बताइए मुझे, आपने इसे ब्यूटीफुली समझाया कि क्या पाकिस्तान में जिसे बोलते हैं गाजे बाजे बज रहे हैं, बट अब मुझे चीज बताइए कि पीओके में मैंने जो वीडियोस देखी हैं वहां पर भारत के झंडे लहराए गए, ये हमने कभी भी देखा नहीं था, सुना नहीं था। आज जो कुछ पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई भारत में करवाती थी कि पाकिस्तान के झंडे लगाती थी, आज उन्हीं की धरती पे भारत के झंडे लहराते हुए देखकर उनके ऊपर क्या बीत रही होगी सर? उनके ऊपर ये बीतेगी जो बांग्लादेश में बीती थी। इन्होंने झूठ बोलते हैं वो,
वो जो भारत के अंदर कराते थे वो आतंकवाद भेजते हैं, और यहाँ स्पॉन्टेनियस हो रहा है, यहाँ लोग फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं खुद की, वो चाहते नहीं पाकिस्तान में मिलना। भारत ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया, ये खुद वहां से आवाज आ रही है, भारत को इशारा करने की जरूरत है। ये सच्चाई है कि आज वहां पर बहुत ऐसे लोग हैं जो कि ये पहला एक नारा बहुत ज्यादा चल रहा है वहां, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये पाकिस्तान की आर्मी को वो कह रहे हैं कि आतंकवाद अगर कोई फैलाता पूरे वर्ल्ड में तो ये पाकिस्तान की आर्मी है, ये खुद बोल रहे हैं। और दूसरा ऐसा टपका है वो कहते हैं कि भारत के झंडे ले रहे हैं और भारत में मिलना चाहते हैं, ओपनली आ गए, मरने मारने को तैयार है। आपने ठीक बोला सुमित, जिस चीज में जो अभी भी नहीं मान रहा पाकिस्तान, 10,000 के करीब अभी भी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी बैठे लॉन्च पैड पे, ये इधर पुश करेंगे और साले खुद मरने वाले हैं। तो ये सच्चाई है, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि ये मानने वाले नहीं है। और आज सच्चाई है कि ये सभी के लोग भारत में मिलना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत का क्या नजरिया है, सभी सोच रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता था इसमें, क्या आपको लगता नहीं है जैसे पहले इन्होंने झंडे फहराए पाकिस्तान के भारत में, आज भारत के झंडे पाकिस्तान में फहराए जा रहे हैं। दूसरी बात, जो मेजर क्वेश्चन है कि जब भी कोई दहशतगर्दी होती थी या कोई प्रोटेस्ट होते थे कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान हमेशा यूनाइटेड नेशंस में बाकी जगह पे जाकर प्रोटेस्ट करता था। देखिए वहां के लोग फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, ये रेफरेंडम क्यों नहीं करवाते? क्या भारत को दोबारा से अब उसी भाषा में यूनाइटेड नेशंस में जाकर ये रेफरेंडम या ये बात नहीं करनी चाहिए कि JNK जो POK है उसके ऊपर रेफरेंडम कराया जाए, उसके लोगों से उसकी पूछी जाए कि उनकी मंशा क्या है? क्या भारत को अब इसमें डंडा नहीं फहराना चाहिए जब मडी वाटर है? मैं ये सुमित ये बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, बहुत सोच समझ के काम है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है, एक डायनेमिक गवर्नमेंट है, वो हर एक पहलू को समझती है। और हम कई चीजें जो हैं मीडिया या टीवी स्टूडियो में नहीं डिस्कस कर सकते। आज भारत में इलेक्शन हो रहे हैं और ये सबको लगता है कि इलेक्शन में भारत बिजी है, मगर ये कतई नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे रही है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि आप स्टेटमेंट देखें, कुछ एक आपकी स्टेटमेंट देखें डॉक्टर S जयशंकर की। उन्होंने बोला कि POK भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। और ये भी सही बोला कि भाई 1994 का रेजोल्यूशन है। फिर अमित शाह ने बोला कि भाई ये भारत में जल्दी आएगा। फिर फिर हमारे जो एक प्रकार डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने बोला कि भारत किसी हद तक जा सकता है। तो फिर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहनी, उनके पास एटम बम है। और भारत, अभी प्रधानमंत्री ने भी कुछ इशारा किया था कि चूड़ियां नहीं पहनी तो हम भेजेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो एटम बम का बात करते हैं ये खिलौना नहीं है, इसको इस्तेमाल करें। जब 2015 में हम म्यांमार के अंदर मिलिटेंट्स को हाइड आउट को स्ट्राइक किया था, तो पाकिस्तान की आवाज आई थी कि अगर भारत पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो हम न्यूक्लियर स्टेट है। उड़ी के बाद भारत ने 16 से 17 लॉन्च पैड 2 से 3 किलोमीटर अंदर घुसे और कम से कम 30 से 35 आतंकवादियों को ढेर किया। तो बता दिया कि न्यूक्लियर वेपन इज नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। ये बच्चों का खिलौना नहीं है, इस्तेमाल करें। फिर उन्होंने जब पुलवामा किया तो बालाकोट 90 किलोमीटर एयर स्ट्राइक की, जो कि POK का हिस्सा नहीं था, वो खैबर पख्तूनख्वा में था। और वहां पर जैसे मोहम्मद का पूरा जो कैंप था, 310 आतंकवादी और 18 उनके जो रेगुलर सोल्जर थे उनको मार गिराया। तो कहाँ गया था न्यूक्लियर हथियार? न्यूक्लियर बोगी को हमने एक्सपोज कर दिए। और यही नहीं, इसकी वजह है सुमित, पाकिस्तान भली बाती जानता है भारत एक ट्राइड देश है कि जो कि अपने न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन से, समुद्र के नीचे से कर सकता है। 5 ही ऐसे देश हैं जिनके पास ये काबिलियत है और उसको ये पता है। यूं तो भारत किसी पे न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, मगर भारत के पास पुख्ता सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। अगर गलती से पाकिस्तान ने कोई एटम बम चला भी दिया, मिसाल के तौर पे, भारत का नुकसान होगा बहुत थोड़ा, पर पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा वर्ल्ड मैप से। ये काबिलियत और क्षमता है भारत की। तो पाकिस्तान भली बाती जानता है कि अगर उसने इतनी बड़ी मूर्खता की
तो उसका नामो निशान पूरे वर्ल्ड की मैप से मिट जाएगा। तो ये सच्चाई है। तो इसलिए ये जो न्यूक्लियर बोगी है ये देना बंद करे। और सच्चाई है कि ये जो लोग आना चाहते हैं भारत में, ये भारत का हिस्सा है। ये इसके अंदर समझदारी यही होगी पाकिस्तान की, खून खराबा ना करें, इसके ऊपर फोर्स नहीं करें, ह्यूमन राइट वायलेशन ना करें। इनकी डिमांड जेन्युइन है, ये भारत का हिस्सा थे और हैं, इनको भारत में मिलाया जाए, यही एक सोल्यूशन है और इसका सोल्यूशन नहीं है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सुमित अपने व्यूअर्स को, ये बिगिनिंग है। आप देखेंगे कुछ ऐसा ही हुआ था बांग्लादेश के अंदर, और पाकिस्तान उस टाइम भी डिनायल मोड में था कि कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में, कि यहाँ कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं। फिर वर्ल्ड भी चुप था क्योंकि अमेरिका इनके साथ था। तो आज कुछ भी ऐसा ही हो रहा है और भारत की गवर्नमेंट इस पे सक्रिय है। भारत की गवर्नमेंट हर वो एक्शन ले रही है जो लेना चाहिए, और जब वहीं से लोग आ रहना चाहते हैं, मुझे लगता है तो इशारा ही काफी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इशारा ही काफी है। लेकिन सर एक चीज बताइए, आपको नहीं लगता कि देयर इज टू मच ऑन द प्लेट ऑफ पाकिस्तान एट द मोमेंट? भाई इकोनॉमी बुरा हाल है, मिलिट्री टूटी पड़ी है, पैसा है नहीं, खाने के लाले हैं, इधर पीओके अलग होने की बात कर रहा है, उधर हमने देखा कि बलूचिस्तान में भी जो अटैक्स हैं हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना घिरा हुआ है, इट्स अ परफेक्ट मौका फॉर भारत ऑल्सो कि कुछ ना कुछ घी का काम किया जाए? देखो सुमित, बिल्कुल देखो, मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान अपने बोझ से अपने आप ही टूटेगा। आपने बहुत सही बोला कि आज पाकिस्तान में $200 बिलियन से ज्यादा का कर्जा है और उसका फॉरेन रिजर्व घट के $4.1 बिलियन रह गया, जो कि एक महीने का इंपोर्ट नहीं देख सकता। उनकी जो एक इकोनॉमी है वो बहुत ही खराब काम हो रहा है। वहां पर जो पहले टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी वो ही एक्सपोर्ट होता था, वो भी ठप पड़ी है। इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही क्योंकि टेररिज्म बहुत है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। रुपी जो है वो एक साल में 77% गिर गया है। आज जो रुपी है 300 रुपये है $1 के बराबर मुकाबले में। इन्फ्लेशन जो है 47%, हाईएस्ट है वर्ल्ड के अंदर। और ऐसे में उनको $4 बिलियन चाहिए हर साल ओनली इंटरेस्ट देने के लिए, वो भी पैसा नहीं है। $25 बिलियन इस साल इन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है दिसंबर तक, पैसा तो है नहीं, टूटने के कगार पे है। ऊपर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इमरान खान को इन्होंने बंद कर रखा है, वो वहीं से ही इज अ फोर्स टू रेकन विद। ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। इसके रिलेशनशिप आप देखें किसी पड़ोसी से अच्छे नहीं है चीन के अलावा, उसका तो ये एक प्रकार से पपेट है। आप भारत के साथ उसके रिलेशन खराब है क्योंकि लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद आतंकवाद बोलता है, और इसी प्रकार से ईरान है, उनके साथ आप पता है कि जो सुन्नी मिलिटेंट्स है उनको भेजता है। इसी प्रकार से अफगानिस्तान के साथ जिसको ये सोचते थे तालिबान आने से उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, आज आप देखें तालिबान गवर्नमेंट से पाकिस्तान के रिलेशन सबसे खराब है, वो डूरन लाइन को मानते नहीं। तो एक प्रकार से मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान खुद अपने बोझ से 4 हिस्से होंगे। आने वाले समय में पाकिस्तान ये सहन नहीं कर पाएगा और ऐसा लगता है एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होगी और पाकिस्तान एक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब सब अलग हो जाएंगे और पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलेगा। आपने इशारा किया था जो बलूचिस्तान के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल है वो जेन्युइन है, क्योंकि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, 48 में इन्होंने जबरदस्ती इसको मिलाया था। तो ये सच्चाई है। अगर आप पूरा जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इज इन फॉर ट्रबल। पाकिस्तान में सिविल वार जैसी अभी सिचुएशन पैदा होती जा रही है और ऐसा लगता है आने वाले टाइम में ये डर यही है कहीं ऐसा ना हो कि इस हिसाब में आतंकवादी ऊपर आ जाए और उनके हाथों में ये न्यूक्लियर हथियार पड़े। वो एक कॉज ऑफ कंसर्न भारत का ही नहीं, ये अमेरिका का भी है, वर्ल्ड बॉडी का भी। तो जिस हिसाब से पाकिस्तान जा रहा है उसका लगता नहीं कि कोई उसको कोई बचा पाएगा, क्योंकि उसके हालात बहुत खराब है। सुमित सर एक आखिरी क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि हमने देखा कि लास्ट ईयर से हमारे ऊपर 3 या 4 स्ट्राइक हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से, उग्रवादी की जो अटैक्स हुए हैं, कभी हमारे 4 या 5 जो जवान होते हैं हमेशा उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी।
लेकिन हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं गया है। कभी G20 था, कभी इलेक्शंस थे जैसे अभी हैं। आपको लगता है कि 4 जून के बाद ये सारा जो 3-4 जो हमारे जो ऊपर अटैक्स हुए हैं टेररिज्म के, इनका हिसाब लेना ज़रूरी है और 4 जून के बाद भारत का कोई रिस्पॉन्स भी आना चाहिए इन सारी चीज़ों के ऊपर प्लस सिचुएशन पीओके? बिल्कुल, मेरे को लगता है आपने बिल्कुल ठीक बोला कि पाकिस्तान को पता है कि अब कश्मीर घाटी में तो कुछ कर नहीं सकते। अब उन्होंने अपना जो रुख है वो रजौरी पुंछ की तरफ खोल दिया है, क्योंकि वो भी एक प्रकार से डेंस पॉपुलेटेड एरिया है और जंगल हैं और उसके बाद वो आसान है वहाँ से लोगों का निकलना और कश्मीर घाटी में। तो उन्होंने जिस प्रकार से काफ़ी ये 3-4 हमले हुए हैं और जिसके अंदर एक प्रकार से टारगेट किलिंग हुआ है, ऐसा लगता है कि समय आ गया कि जैसा उड़ी के बाद और पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था, कोई ना कोई स्ट्राइक की जाए। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत, और जब से हमने सीज फायर मानी है 2021 में, हमारा तो फ़ायदा हुआ है, मगर पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा। पाकिस्तान की हिम्मत और ताकत नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके, क्योंकि उसके पास तो बम तो है ही नहीं। तो इसलिए अगर ज़रूरत पड़े, पाकिस्तान अगर नहीं मानता तो ये जो सीज फायर है इसको तोड़ा जाए। इसका कोई फ़ायदा नहीं अगर पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़ना बंद करे। और एक अभी समय आ गया पाकिस्तान के अंदर फिर घुस के जो सर्जिकल स्ट्राइक पहले की थी और जो एयर स्ट्राइक की थी, कुछ ऐसा अब हमारे पास काबिलियत और क्षमता है, स्पेशली जब से रफेल है और बाकी हमने अपनी काबिलियत बढ़ा दी है, भारत में रहते हुए ही हम इन आतंकवादी कैंप को बर्बाद कर सकते हैं। और मुझे लगता है वो समय आ गया, इसमें कोई शक नहीं। जवाब देना चाहिए और जल्दी देना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। पाकिस्तान को टॉनिक हर समय मिलना चाहिए। अगर वो आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है तो यू हैव टू पनिश। ये न्यू नॉर्मल है, ये न्यू नॉर्मल है कि आतंकवाद का बदला हम घुस के मारेंगे और ये करना जरूरी है, तभी पाकिस्तान मानेगा। सुमित, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। इसको सीधा करना मोदी जी के बाएं हाथ का खेल है और मोदी जी कर ही छोड़ेंगे। 4 जून आने दीजिए, उसके बाद मोदी जी ने पहले बोला है, पहले 100 दिनों में मैं वो बड़े-बड़े काम करने वाला हूँ, दुनिया देखेगी। मुझे लगता है इशारा ही काफ़ी है मोदी जी का, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है और ये करके ही छोड़ेंगे। सर, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया आज और दिल खुश कर दिया दोबारा से ये बताकर कि कुछ बड़ा होगा 4 जून के बाद। क्या होगा देखते हैं। बिल्कुल होगा। बस इसी के साथ आपके गोल्डन वर्ड्स के साथ ही आज विश्राम देते हैं, दोबारा से बात करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद सर। जय हिंद सुमित। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.